हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है बायो इनफाइनाइट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने सघन संयोजी उत्तक को स्टार्ट किया था और उसके बारे में हमने ये देखा था कि इसमें दो टाइप के अपने पास फाइबर होते हैं और जिसमें अनियमित और नियमित थे। नियमित के अंदर भी श्वेत कोलेजन और पीले इलास्टिन थे, अनियमित में भी श्वेत कोलेजन और पीले इलास्टिन थे। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि इसके अंदर ये जो नियमित अनियमित वाले हैं वो एनसीईआरटी में नहीं है, हमसे एनसीईआरटी के बाहर चाहिए पड़े हैं। तो अभी अपने पास यहाँ तक जैसे नियमित और अनियमित को कंप्लीट करने के बाद अभी अपने पास जो टॉपिक आता है वो आता है विशिष्ट संयोजी उत्तक। तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। विशिष्ट संयोजी उत्तक। तो इसके अंदर अपने पास दो टाइप के इसमें अपने पास थे। पहला टाइप क्या था? कंकाली संयोजी उत्तक और दूसरा क्या था? तरल संयोजी उत्तक। इसमें अपने पास था उपास्थि और एक अपने पास था अस्थि। इसमें अपने पास था रक्त और इसमें अपने एक पास था लसिका। तो ये कुछ इस प्रकार से हमने पहले भी एक टेबल के फॉर्म में इसको हमने कंप्लीट देखा था कि कौन से संयोजी उत्तक के क्या टाइप होते हैं, कितने टाइम में बंटा होता है। तो अभी अपने पास विशिष्ट संयोजी उत्तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं और जिसके अंदर दो टाइप होते हैं। लेकिन इसके अंदर हम केवल इसी टाइप को इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, उपास्थि को, अस्थि को। इसको हम कहाँ पढ़ते हैं? ब्लड सर्कुलेशन वाले, रक्त परिसंचरण तंत्र वाले चैप्टर में इसको हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए एक अलग चैप्टर है। तो अभी अपने को क्या स्टार्ट करना है? कंकाली संयोजी उत्तक, उपास्थि और अस्थि। तो एक बार इसको नोट कीजिए। और ये अपने ने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है कंकाली संयोजी उत्तक स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अंदर क्या होता है कि अंतरकोशिकीय यानी इंटरसेल्युलर पदार्थ जो होते हैं ठोस, अनन्य व संपीड़न रोधी होते हैं। संपीड़न रोधी होते हैं। इसको अनन्य ना लिख के हम क्या लिखेंगे? विशिष्ट अनन्य। इसका मतलब क्या होता है? लचीलापन। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। और देखें उपास्थि का संयोग क्या होता है। जैसे कि अभी हम इसके अंदर हमने क्या देखा था कि कंकाली के अंदर अपने पास उपास्थि और अस्थि दो इसके अंदर अपने पास टाइप होते हैं। और उपास्थि का जो ये हेडिंग जो अपने ने डाली है ये उपास्थि की है वैसे।
उपास्थि। और अधात्री कोशिकाएं और तंतु। अधात्री कोशिकाएं और तंतु। अधात्री में क्या होता है? इसको तो हम आगे देख लेंगे, चलिए चलो फिर भी लिख लेते हैं। ये तो होता है अधात्री में। और कोशिका में क्या होता है? कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट और कॉन्ड्रोक्लास्ट, ये हो जाती है 3 कोशिकाएं। और तंतु में तो देखते हैं तो कोलेजन और इलास्टिन। तंतु इस प्रकार से होते हैं। तो एक बार इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इस प्रकार से उपास्थि का डायग्राम होता है। और इसमें ये अपने पास क्या होती है? गुहिका। और ये जो ब्लू दिख रही है वो क्या होते हैं? ब्लू वाले क्या है? अधात्री। और जो बाहर वाली लेयर है इसको क्या बोलेंगे? पेरिकोन्ड्रियम। और जो भी हमने एग्जांपल में देखे थे, ऊपर जो टाइप देखे थे, वो ये क्या है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। और कॉन्ड्रोब्लास्ट कैसे बनते हैं? तंतु कोरक से क्या बनते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट बाय मॉडिफिकेशन, यानी तंतु कोरक का मॉडिफिकेशन होके क्या बनते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट। और ये जो इनके ब्लैक के अंदर जो रेड वाली है, इनको क्या कहेंगे? कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट। ये किन से बनते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट से क्या बनते हैं? कॉन्ड्रोसाइट। और अधात्री जैसे हमने देखा तो इसके अंदर क्या होता है? कॉन्ड्राइटिन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट अधात्री के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जैसे बाहर वाली लेयर है उसको क्या कहते हैं? पेरिकोन्ड्रियम। और जो उसके बाद में जो यहाँ पे अपने को मिलते हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। और ये किन से बन के तैयार होते हैं? तंतु कोर के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। और उसके बाद जो अपने को ये डायग्राम मिलता है, इनके अंदर जो रेड अपने को जो है उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। और ये किन से बनते हैं? ये कॉन्ड्रोब्लास्ट से बनते हैं। और ये वैसे क्या है? इनको बोलेंगे
हमने पहले भी बता रखा है गुहिका, यानी गुहिका के अंदर जो हेड वाली संरचना है उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। तो ये इस प्रकार से कुछ संरचना होती है उपास्थि की, उपास्थि की संरचना। तो एक बार नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और जैसे अभी हमने उपास्थि की डेफिनेशन देखी, उपास्थि या धात्री कोशिका और तंतु के संयोग से जिस प्रकार बनी होती है हमने वो भी देखा। और अभी हम देखें कि अगर उपास्थि के टाइप कितने होते हैं, तो ये 3 टाइप में होती है, हाइलिन, इलास्टिक हाइलिन, इलास्टिक और श्वेत तंतु में। तो इस प्रकार से इसमें 3 टाइप अपने पास होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइलिन। जिसका दूसरा नाम क्या है, काचाप। हाइलिन और जिसको क्या बोलते हैं, काचाप। और भ्रूणीय अवस्था में ये सर्वाधिक होती है, लेकिन जन्म उपरांत ये अस्थि में रूपांतरित हो जाती है। तो हाइलिन का क्या है कि ये भ्रूणीय अवस्था में तो सर्वाधिक मात्रा में होती है, लेकिन जन्म के उपरांत ये दूसरे अस्थि में रूपांतरित हो जाती है। और इसमें हम क्या लिखेंगे, रूपांतरित क्या होती है, अधिकांशतः हाइलिन है वो अस्थि में रूपांतरित हो जाती है। अगर हम देखें कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो ये प्रेजेंट होती है श्वासनाल की सी आकार के अपूर्ण छल्ले। प्रेजेंट कहाँ पे होती है, श्वासनाल की सी आकार के अपूर्ण छल्ले। और दूसरा कंठ की कुछ उपास्थि, ये होगी इसकी प्रेजेंस कि श्वासनाल के सी आकार के पूर्ण छल्ले और कंठ की कुछ उपास्थि। तो ये इस प्रकार से हमने कंप्लीट कर लिया हाइलिन, इसको कचाप भी बोलते हैं। और ये प्रेजेंट्स कहाँ होती है, भ्रूणीय अवस्था में सर्वाधिक मात्रा में होती है, लेकिन जन्म के उपरांत ये क्या होता है कि ये अस्थि में रूपांतरित हो जाती है अधिकांशतः। हो ये भी सकता है कि कुछ मात्रा में बची हो, लेकिन अधिकांशतः अस्थि में रूपांतरित हो जाती है। जन्म उपरांत अस्थि में रूपांतरित हो जाती है। श्वासनाल के सी आकार के पूर्ण छल्ले और कंठ की कुछ उपास्थि, और इसको क्या बोलते हैं, इसको कचाप भी बोलते हैं। भ्रूणीय अवस्था में सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया हाइलिन। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इलास्टिक। तो एक बार इसको नोट कीजिए। अभी हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिक। और इसमें क्या होता है, इसमें इलास्टिन तंतु मिलते हैं। इलास्टिक में क्या होता है, इलास्टिन तंतु मिलते हैं। और हम ये देखने की कोशिश करें कि जो इलास्टिक है, इलास्टिक तंतु है, कहाँ पे मिलते हैं। तो नाक के शीर्ष पर और
बाह्य कर्ण, यानी नाक के शीर्ष पर और बाह्य कर्ण, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, पिन्ना। अगला क्या है, अगली प्रेजेंस इसकी कहाँ पे हो सकती है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस में भी प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ इस प्रकार से बिल्कुल शॉर्ट इलास्टिन तंतु इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्थिति इसकी नाक के शीर्ष पे होती है, बाह्य कर्ण पिन्ना में होती है और एपिग्लोटिस में होती है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया इलास्टिक। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं श्वेत तंतु में। ये इलास्टिक भी कंप्लीट होता है। अभी अपने पास अगला क्या आता है, श्वेत तंतु में। श्वेत तंतु में कौन से प्रकार के तंतु देखने को मिलते हैं, कोलेजन तंतु। श्वेत तंतु में कौन से प्रकार के तंतु देखने को मिलते हैं, कोलेजन। और स्थिति क्या होती है, कशेरुक दंड में कशेरुकी के मध्य, कशेरुक दंड में कशेरुकी के मध्य। जैसे ये कितने होते हैं, 26। कशेरुक दंड में अपने पास इंटरवर्टिबल डिस्क 26 होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि इनके बीच में जो ये प्रेजेंट है रेड वाला, इन्हीं को क्या बोलते हैं, श्वेत तंतु में कोलेजन तंतु, ये प्रेजेंट होते हैं। और एक ये कहाँ पे होते हैं, क्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी श्रोणीय अस्थि। श्रोणीय अस्थि जैसे कि तो ये कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट्स। ये हमने श्वेत तंतु भी देख लिया, इसमें कोलेजन तंतु होते हैं, स्थिति इसकी कशेरुक दंड के मध्य जैसे यहाँ पे, और प्यूबिक सिम्फाइसिस श्रोणीय अस्थि के जैसे ये यहाँ पे रही। और ये अपना हमने कंप्लीट कर लिया श्वेत तंतु में, यानी हाइलिन इलास्टिक और श्वेत तंतु में से अपना क्या खत्म हो जाता है, उपास्थि कंप्लीट खत्म हो जाता है। और अभी हमारे पास न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, अस्थि यानी बोन। तो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम बोन को स्टार्ट करते हैं। अभी अपने पास न्यू टॉपिक आता है अस्थि बोन। अस्थि के अंदर हम क्या देखेंगे कि उसी प्रकार से इसका भी योग होता है। अधात्री
कोशिकाएं प्लस में तंतु। और हम देखें कि अधात्री में अपने पास क्या होता है, कोशिकाओं में क्या होता है। ये अपने पास कहाँ पे होते हैं, अधात्री में टाइप में, म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ओसिन प्रोटीन। ये जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ओसिन प्रोटीन। और कोशिकाओं में अपने पास क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट। और तंतु में क्या अपने को मिलता है, कोलेजन तंतु। ये कुछ इस प्रकार से है। टेबल के माध्यम से हमने ये देखा कि अस्थि अधात्री कोशिका और तंतु का संयोग है, और अधात्री में म्यूकोपॉलीसेकेराइड और आसिन प्रोटीन अपने को देखने को मिलते हैं। और वहीं कोशिका के अंदर अपने पास ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट के 3 पार्ट में देखने को मिलते हैं। और तंतु में अपने पास यहाँ पे कोलेजन तंतु देखने को मिलते हैं। तो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं कि अस्थि डायग्राम में कैसी दिखेगी। ये कुछ इस प्रकार से संरचना होती है अस्थि की, जो जैसे हमने उपास्थि की भी संरचना देखी थी। इसके अंदर जैसे ये संरचना है, और हम ऊपर वाली इसको लेयर को क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम, और अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं, एंडोस्टियम। उसके बाद में अगर हम इनको हम क्या बोलेंगे, ओस्टियोब्लास्ट, जो यहाँ पे भी है, और ओस्टियोब्लास्ट। ये क्या काम करते हैं, अस्थि का निर्माण करने में काम करते हैं। ओस्टियोब्लास्ट ऊपर और नीचे, ओस्टियोब्लास्ट अस्थि का निर्माण में काम करते हैं। ये जो 3 ऐसी संरचनाएं दिख रही है, जिसमें 3 प्रकार की ब्लू, रेड और ब्लैक, ये जो संरचना है इसको हम क्या बोलते हैं, हेवर्शियन नलिका। और ये इसमें 3 है, जो धमनी, शिरा और तंत्रिका, हेवर्शियन नलिका। और ये जो अधात्री तो आपको समझ में आ चुकी होगी। और उसके बाद में देखें तो ये इसमें इस प्रकार कुछ सही नहीं बनी, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये जो यहाँ पे दे रखी है ना, इस वाली, ये ऐसी संरचना होती है, जिसमें ये बाहर वाली को हम बोलते हैं गुहिका, अंदर वाली स्टार को हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स, और इसके अंदर जो है उसको हम बोलते हैं लेमिली, और ओस्टियोसाइट की ये व्यवस्था होती है। तो ये इस प्रकार से कुछ अस्थि का डायग्राम है। तो आप इसको भी नोट कीजिए, फिर हम इसको और डिस्क्राइब करते हैं। अस्थि और उपास्थि में विभेदन का भी काम करेंगे। अभी हम दोनों में विभेद देखेंगे कि अस्थि और उपास्थि में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि उपास्थि में देखें, रक्त आपूर्ति केवल आवरण में होती है, यानी उपास्थि के अंदर जो रक्त की आपूर्ति होती है वो केवल आवरण में होती है। और इसमें क्या होता है, रक्त आपूर्ति आवरण व अस्थि के बीच में भी होती है, यानी जिसमें इसमें केवल आवरण में होती है, और उसमें आवरण और अस्थि के बीच में भी होती है। ये एक विभेद ये हो गया। और दूसरा विभेद अगर हम देखें,
दूसरा क्या दे रखा है कि इसमें वृद्धि केवल बाहर से अंदर की ओर होती है, और इसमें वृद्धि अंदर से बाहर और बाहर से यानी इसमें केवल वृद्धि क्या थी, बाहर से अंदर की तरफ थी, लेकिन अस्थि में क्या है कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर दोनों की तरफ होती है। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल ग्रोथ, दोनों तरफ से वृद्धि होती है। प्रत्येक गुहिका में 1 से 4 ये कुछ इस प्रकार से है कि प्रत्येक गुहिका में 1 से 4 उपास्थि अणु पाए जाते हैं। उपास्थि अणु यानी कॉन्ड्रोसाइट। और इसमें क्या होता है कि अस्थि में प्रत्येक गुहिका में केवल एक जैसे इसके अंदर उपास्थि अणु को हमने क्या बोला था, कॉन्ड्रोसाइट। उसी के अंदर प्रत्येक गुहिका में एक ही अस्थि अणु पाया जाता है, ओस्टियोसाइट। तो ये इस प्रकार से हमने इसमें विभेदन भी कर लिया है। तो आप विभेदन को भी नोट कीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और ये डायग्राम अपने पास कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि इसको हम क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को शीर्ष, इस वाले को गर्दन। शीर्ष में क्या होगा, एपिफाइसिस, गर्दन में क्या होगा, मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस किस रेडी होता है, एपिफाइसिल प्लेट से। इसके बाद हम बीच वाले को क्या बोलेंगे, डायफाइसिस, और रेड वाले को हमने एपिफाइसिस यहाँ पे बोला था। उसके बाद में अगर इसको रेड वाले को देखें तो इसको बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा, रेड आरबीएम, यानी रक्त सेल का निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। उसके बाद में क्या है, ये यहाँ पे ब्लैक दिखा रखा है, लेकिन ये येलो कलर का मानो आप, पीली अस्थि मज्जा वाईबीएम, ये क्या करता है, वसा संग्रहण करता है। तो ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम है, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने इस संरचना में जैसे एपिफाइसियल प्लेट देखा था, और एपिफाइसियल प्लेट में क्या होता है कि ये ओस्टियोब्लास्टिक प्रक्रिया, ओस्टियोब्लास्टिक प्रक्रिया यानी अस्थि निर्माण की प्रक्रिया करती है। ये प्लेट अस्थि निर्माण का प्रक्रिया करती है, और इसमें क्या होता है कि किशोरावस्था के बाद ये प्रक्रिया बंद हो जाती है और ये प्लेट भी खत्म हो जाती है। किशोरावस्था के बाद ये प्लेट नष्ट होने लगती है और एक समय पर खत्म हो जाती है। यही कारण है कि किशोरावस्था के बाद लंबाई बहुत कम बढ़ती है और एक समय के बाद बढ़नी बंद हो जाती है। एपिफाइसियल प्लेट ओस्टियोब्लास्टिक प्रक्रिया अस्थि निर्माण की प्रक्रिया करती है, और ये प्लेट किशोरावस्था के बाद नष्ट होने लगती है, एक समय पर ये खत्म हो जाती है। यही कारण है कि किशोरावस्था के बाद लंबाई बहुत कम बढ़ती है या फिर एक समय के बाद लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। उसके बाद में हम देखें अस्थि के कार्य, शरीर को ढांचा प्रदान करना, शरीर का भार उठाना, शरीर में आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस का संग्रहण करना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, और हाइपोफाइसिस में भूमिका, वसा का संग्रहण, गमन और संचलन में मदद, कंकाल पेशियों को जोड़ने के लिए सतह प्रदान करना, कंकाल पेशियों को जोड़ने के लिए सतह प्रदान करना। और जो लास्ट में हमने इससे पहले वाला जो डायग्राम बनाया था उसके अंदर ये जो संरचना थी, ये जो रेड वाली है इसको हम क्या कहेंगे, वॉकमैन नलिका, और जो ब्लैक वाली है उसको हम क्या कहेंगे, हेवर्शियन नलिका। तो आज हमने उपास्थि और अस्थि ये दोनों कंप्लीट कर लिए। अभी अपने पास इस चैप्टर में टॉपिक बचते हैं मेंढक और कॉकरोच, जिसको हम कल की क्लास से कंटिन्यू करेंगे। और इसका पीडीएफ और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप इस क्लास पे नहीं है तो आप पीछे की भी क्लास से जाके देखिए, हमने चैप्टर की पीछे 7 क्लास ही कंप्लीट कर ली है, ये अपनी 8th क्लास रहेगी। और नेक्स्ट क्लास में हम कॉकरोच या मेंढक स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए थे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।